एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे प्रोग्राम आपके सवाल मेरे जवाब। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपके उन सवालों के जवाब देता हूं जो आप मुझसे पूछते हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर और मेरी Instagram प्रोफाइल के ऊपर। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला सवाल लेते हैं जो कि पूछा है बालाजी डिजिटल विजन ने, और ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैंडिड फोटोग्राफी एंड ट्रेडिशनल फोटोग्राफी। सर प्लीज आंसर। मतलब ये कि कैंडिड फोटोग्राफी और ट्रेडिशनल फोटोग्राफी में क्या डिफरेंस है। कैंडिड फोटोग्राफी का वो स्टाइल है जिसके अंदर की आप मोमेंट्स कैप्चर करते हो, आप मूड कैप्चर करते हो। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो और वेडिंग के अंदर आप कैंडिड फोटोग्राफी कर रहे हो, इसका मतलब ये कि आप उस शादी के अंदर जो भी मोमेंट्स हैं, कोई हंस रहा है, कोई उदास है, कोई बैठा है, जो भी कुछ हो रहा है उस वेडिंग के अंदर, जो भी आपको मूड्स मिल रहे हैं उनको आप कैप्चर करते हो। तो इसको कैंडिड फोटोग्राफी कहते हैं। और ट्रेडिशनल फोटोग्राफी वो फोटोग्राफी है जिसके अंदर की आप उस वेडिंग के अंदर जो भी कुछ हुआ है आप उसको डॉक्यूमेंट करते हो। मतलब कि फेरे हो रहे हैं या जयमाला हो रही है, जो भी कुछ एक वेडिंग के अंदर होता है, कौन गेस्ट आया, किसी ने क्या खाना खाया, ये सब चीजें आप रिकॉर्ड करते हो और ये होती है ट्रेडिशनल फोटोग्राफी। टेक्निकली एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर को ज्यादा स्ट्रांग होना होता है क्योंकि एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर फोकस में गलती नहीं कर सकता, कलर्स में गलती नहीं कर सकता, उसको हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, उसके लिए लाइटिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए। जबकि कैंडिड फोटोग्राफर के पास ये फ्रीडम होती है कि वो किसी भी तरीके के शॉट कैप्चर कर सकता है। अगर लो लाइट है तो वह इसको जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर नॉइस आ गई, ग्रेन्स आ गए तो भी वो इमेज अच्छी है। अगर कलर्स खराब हो रहे हैं तो वो उसको ब्लैक एंड व्हाइट करके प्रेजेंट कर सकता है, और स्टाइल करना है तो वो उसके अंदर सेपिया प्रिंट डाल सकता है। कैंडिड फोटोग्राफी बेसिकली मेरे हिसाब से सबसे आसान फॉर्मेट है फोटोग्राफी का, क्योंकि आप कोई भी चीज प्लान्ड कैप्चर नहीं करते हो, आपने रैंडमली शॉट्स लेने होते हैं। अगर आपके पास में एक फुल फ्रेम कैमरा बॉडी है और उसके ऊपर एक 70-200 का जूम लेंस है तो आप बड़े आसानी से कैंडिड फोटोग्राफी कर सकते हो। मैं तो इनफैक्ट ये कहता हूँ कि वेडिंग में जाकर के अगर आप एक फुल फ्रेम कैमरा के साथ 70-200 लेंस को यूज करोगे, उसको सिंपल ऑटो पे डाल करके भी घुमाना शुरू कर दोगे ना, या अपर्चर प्रायोरिटी मोड के ऊपर उसको अगर रख लोगे, तो भी आप बहुत सुंदर सुंदर कैंडिड मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हो। ट्रेडिशनल फोटोग्राफी मेरे हिसाब से काफ़ी मुश्किल जॉब है, लेकिन बहुत कम पैसे उसके अंदर मिलते हैं। और कैंडिड फोटोग्राफी मेरे हिसाब से बहुत इजी जॉब है और बहुत ज़्यादा पैसे इसके अंदर मिलते हैं। अगला सवाल पूछा है नामदेव स्टूडियो ने, और ये पूछ रहे हैं सर मेरे पास में निकॉन Z5 है, उसमें ग्रुप फोटो तो सही आते हैं लेकिन डांस के फोटो में फोकस आउट हो जाता है, फोकस स्टेबल नहीं होता। नामदेव जी, आपका फोकस आउट हो रहा है डांस के वीडियोस में और ग्रुप शॉट सही आ रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपको डाउट हो रहा है आपके कैमरा के ऊपर। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपका कैमरा बिल्कुल सही है। Z5 बहुत अच्छे से हर चीज के ऊपर फोकस कर सकता है और यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है इन दो शॉट्स का कि ग्रुप शॉट को आप डांस शॉट्स के साथ में कंपैरिजन करो। ग्रुप शॉट्स के अंदर हर कोई स्टेबल खड़ा हुआ होता है, उसको शूट करना सबसे आसान होता है, लेकिन जो डांस शॉट होता है उसके अंदर हर कोई मूव कर रहा होता है, फास्ट मूवमेंट होती है, आपके कैमरा को फास्ट फोकस करना होता है। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको ये पता है कि आपका कैमरा मोशन ब्लर क्रिएट कर रहा है या आउट ऑफ फोकस हो रहा है। इन दोनों चीजों को आपको समझना है। तो मेरा एक पूरा वीडियो है ब्लर्ड इमेजेस के ऊपर, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप एक बार चेक कर लेना। अब अगर हम ये कहें कि आपका कैमरा आउट ऑफ फोकस कर रहा है डांस शॉट्स को, तो उसका रीजन एक बहुत सिंपल सा ये हो सकता है कि आप डांस शॉट को AFS के ऊपर शूट करने की कोशिश कर रहे हो। अब AFS में क्या होता है, आप जब शटर को हाफ प्रेस करते हो तो एक जगह पर वो पोजीशन को लॉक करता है, उतनी देर के अंदर जो सब्जेक्ट है वो आपका मूव करके कहीं और पहुंच जाता है, आपकी इमेज आउट ऑफ फोकस हो जाती है। आपको AFS यूज नहीं करना है, आपको AFC यूज करना है। और दूसरी चीज AFC के अंदर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आई ऑटो फोकस को मत यूज करो, क्योंकि आई ऑटो फोकस अगर आप यूज करते हो तो वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, उसके अंदर आपको किस पे फोकस करना है ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे और आपका कैमरा तो कंफ्यूज होता ही रहेगा। अगर आप फोकसिंग सिस्टम को सही तरीके से समझ लोगे, अगर आप फोटोग्राफी को सही तरीके से समझ लोगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस टाइप के या किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड शॉट्स को कैप्चर करना। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि कैमरा सारे अच्छे होते हैं, लेंसेज सारे अच्छे होते हैं,
प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि आपको फोटोग्राफी सही तरीके से नहीं आती। सो फोटोग्राफी को सही तरीके से सीख लीजिए, मेरा कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर आपको फोकस के बारे में, एक्सपोजर के बारे में, कलर्स के बारे में, आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, ये भी आपको उसमें सीखने के लिए मिल जाएगा। सो 11 मॉड्यूल्स हैं, 60 चैप्टर्स हैं और 8 घंटे से ऊपर का वीडियो कंटेंट है। एक तरफ जहां आपको इसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। हर महीने मैं एक बार अपने स्टूडेंट्स के साथ में कनेक्ट करता हूं और उनके सवालों के जवाब देता हूं। सो फोटोग्राफी एक बार अच्छे से सीख लो, उसके बाद में आप डांस शॉट्स क्या, आप अगर एक्शन शूट करने के लिए जाओगे ना, वहां पर भी फोकस बहुत आराम से कर लोगे। सो अगला सवाल पूछा है रमेश स्टूडियो पवन फोटोग्राफी ने, और ये कह रहे हैं सर मेरे पास Z6 II बॉडी है और 24-120 का लेंस है, क्या मुझे पोर्ट्रेट शूट के लिए 85 mm लेंस ले लेना चाहिए? रमेश, 24-120 एक अच्छा लेंस है, f4 का लेंस है। सो अगर हम फोकल रेंज की यहाँ पे बात करें, क्योंकि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के अंदर दो चीजें काउंट होती हैं। पहली चीज तो फोकल रेंज, कि आपको किस फोकल लेंथ के ऊपर शूट करना चाहिए। सो पोर्ट्रेट खींचने के लिए 85 की फोकल लेंथ सबसे अच्छी फोकल लेंथ है, तो 24-120 में आपको 85 मिल जाता है। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको पोर्ट्रेट खींचना है तो आपका अपर्चर f2.8 से लेकर के 5.6 के बीच में रहना चाहिए। एक जो रिकमेंडेड अपर्चर होता है वो होता है 5.6। सो f4 के लेंस के ऊपर 5.6 तो आपको आराम से मिल जाता है। पर अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो चाहिए, अगर आपको पीछे बुके चाहिए, तो आपको 2.8 पे जाना पड़ेगा, आपको 1.8 पे जाना पड़ेगा। सो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको लगता है कि आपको 1.8 के ऊपर पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, आपको 2.8 के ऊपर पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, तब डेफिनेटली आपको 85 mm लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ 85 mm 1.8 का लेंस लेने से आपके पोर्ट्रेट्स बेटर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपके पास में जो 24-120 का लेंस है वो बहुत अच्छा लेंस है। सबसे पहले उसको यूज करके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पे मास्टरी कीजिए, और जब आपको लग जाए कि अब मैं मास्टर हो गया हूं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के ऊपर, अब मेरे को 1.8 का लेंस लेना चाहिए, तब 1.8 का क्या, आप 1.4 का लेंस जाकर के ले लोगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। पर इस वक्त अगर आप 85 mm 1.8 का लेंस लेंगे तो आप अननेसेसरी अपने 50-60 हज़ार रुपए वेस्ट कर दोगे, जिसकी मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई जरूरत है। सो अगला सवाल हम लेते हैं, और ये पूछा है यूजर KX3 ने। चलो नाम यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये कहते हैं सर मेरे पास में निकॉन Z6 है, बट मैं जब वीडियो बनाता हूं तो वीडियो फोकस छोड़ देता है, फोकस लॉक कैसे करें? यार, आपके पास में जो Z6 कैमरा है उसका फोकस थोड़ा सा वीक ऑलरेडी है। सो वीडियो जब आप Z6 से बनाते हैं तो वो वीडियो के अंदर फोकस को छोड़ता है। सो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अब वक्त है कि आपको आपका कैमरा अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि Z6 के अंदर फोकस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा स्लो फोकस है, वो फोकस छोड़ देता है वीडियो के अंदर। सो अगर आपको वीडियो ज़्यादा करने हैं तो आपको वीडियो के हिसाब से कैमरा अप शिफ्ट करना चाहिए। सो ऐसी जब स्टेज आ जाती है ना कि जब आपका कैमरा या लेंस किसी जगह पे अटक जाता है या किसी पर्टिकुलर चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाता, तब आपको आपका कैमरा बदलना चाहिए। सो मेरे हिसाब से ये वक्त है कि आपको अब अपना कैमरा अपग्रेड कर लेना चाहिए। आप Z6 II पे जा सकते हो, Z6 II भी अच्छे से फोकस करता है। आपके पास में ZF का ऑप्शन है, आपके पास में Z8 का ऑप्शन है। Z9 तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत महंगा हो जाएगा। तो ZF भी बहुत अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, पर ZF की एक प्रॉब्लम है कि उसकी जो ग्रिप है वो बहुत कंफर्टेबल ग्रिप नहीं है। तो अगर आप ZF की तरफ जा रहे हैं तो कैमरे को अच्छे से अपने हाथ में उठा के ग्रिप को टेस्ट करके तभी लेना। अदरवाइज Z6 II भी बहुत अच्छे से फोकस करता है वीडियो के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड के अंदर फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाब के साथ।